हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यामिनी ज्योतिष में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको एक और डिफरेंट कॉन्सेप्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ। बहुत सारी मेरे पास रिक्वेस्ट आई थी और जैसे कि जब बहुत सारी रिक्वेस्ट एक साथ आ जाती हैं तो मैं कोशिश करता हूँ कि वीडियो के माध्यम से उसका जो आंसर है वो दिया जा सके। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। आज मैं बात करूँगा मारक भावों के बारे में। कौन से भाव सबसे ज़्यादा मारक लेने चाहिए, दूसरा भाव या सातवां भाव, इनमें से कौन सा भाव जो है वो बली मारक होता है। तो ये बहुत ही गहनता का विषय है दोस्तों। इसके लिए आपको जेमिनी एस्ट्रोलॉजी ज़रूर आनी चाहिए, क्योंकि जब मारक की बात होती है तो उसमें आयु की बात भी साथ में आती है। तो किस खंड में आपकी आयु आ रही है, कितनी आयु है आपकी, ये सब जेमिनी के कुछ नियम हैं जहाँ से आप कैलकुलेशंस वगैरह आराम से कर सकते हैं। समय मिलेगा तो आने वाले समय में उस पर भी और अलग से मैं वीडियोस बना दूंगा। लेकिन कुछ पराशरी नियम भी हैं जो ऋषि पराशर जी ने स्वयं बनाए हैं और बताए हैं कि अगर ये चीज़ें कुंडली में पीड़ित होती हैं तो आयु हंता के कारक वो बन सकते हैं, आपकी आयु को हानि हो सकती है। तो आइए वीडियो आरंभ करते हैं। वीडियो आरंभ करने से पहले बहुत बहुत धन्यवाद जो लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर रहे हैं, और आशा करता हूँ ऐसे ही आप मेरी वीडियोस लाइक करते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ। सबसे पहले आरंभ करते हैं अष्टम भाव से। और एक रूल है यहाँ पे, वह पहले आप याद कर लीजिए। हर भाव का जो 12वां भाव होता है उसका व्यय भाव होता है दोस्तों, उसके नुकसान का भाव होता है, उसके लॉस का भाव होता है। अब वो किस बारे में आप बात कर रहे हैं उसके रिलेटेड वो जो है रिज़ल्ट देगा। तो हर भाव का 12वां भाव ये आपको नोट कर लेना है, ये एक व्यय भाव होता है। और कुंडली में, लगन कुंडली में सबसे जो महत्वपूर्ण भाव होता है वो है नवम भाव दोस्तों। ये आपका भाग्य का भाव है। वर्तमान में जो आप कर्म करने वाले हैं ये उस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है दोस्तों। तो भाग्य का जो व्यय भाव होता है वो अष्टम भाव है दोस्तों। तो अष्टम भाव को आयु भाव कहा जाता है। बहुत से लोग यहाँ पे मिस्टेक कर देते हैं और अष्टम भाव को मृत्यु का भाव लेकर फलित जो है वो करने लगते हैं। अष्टम भाव मृत्यु का भाव नहीं है दोस्तों, अष्टम भाव आयु का भाव है। परंतु जब इस आयु के भाव पर पाप प्रभाव पड़ता है या अष्टमेश बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में होते हैं तो फिर वो मृत्यु का कारक बन जाता है दोस्तों। तो ये पहला नियम है, ये आप याद कर लीजिए। तो अष्टम भाव जो है व्यय भाव है, ये आपके नवम भाव का व्यय भाव है दोस्तों। तो ये आपके आयु का भाव है। अब दूसरा एक जो नियम है, पराशरी जो नियम है, यहाँ पे उसको समझना थोड़ा सा बहुत ज़रूरी है। ऋषि पराशर जी कहते हैं जब आप किसी भाव के बारे में बात करते हैं तो उतने ही भाव आगे जो भाव होगा, इसको भावाद भावम थ्योरी कहा जाता है, उसके बारे में भी आपको विचार अवश्य करना चाहिए। अब मान लीजिए अष्टम भाव जो हमारी आयु का भाव है, तो अष्टम से जो अष्टम भाव होगा वो भी आयु का प्रतिनिधित्व करेगा दोस्तों। लेकिन ये सेकेंडरी भाव माना जाता है। जो प्रथम श्रेणी का भाव होगा वो अष्टम भाव ही लिया जाएगा, वो आयु का भाव है। लेकिन उसके साथ साथ आपको तृतीय भाव भी देखना पड़ेगा। तो अष्टम भाव और तृतीय भाव ये दोनों आयु के भाव हैं दोस्तों। जब भी इन पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा, इनके स्वामियों पर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा या इनके स्वामी दृष्टिकांड चार्ट में बहुत बुरी तरह से जब पीड़ित हो जाते हैं तो व्यक्ति के आयु के ऊपर संकट आता है। कुछ उसको प्रॉब्लम हो सकती है, बीमारी हो सकती है, किसी तरह का एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये सब जो है वो दशाओं अंतरदशाओं पे निर्भर करता है। अभी एक एग्जांपल भी मैं आपको दूंगा कि व्यक्ति की 40 वर्ष में ही मृत्यु हो गई, किस तरह से आपको वो सब चीज़ें देखनी है। थोड़ा सा बेसिक उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे एग्जांपल के माध्यम से। अब यहाँ तक आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आयु का जो व्यय भाव है वो आपका मारक भाव होता है। मारक मतलब मारने वाला या मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला। मारक का मतलब ये नहीं होता है कि वो आपको मार ही देगा या मृत्यु ही दे देगा, ऐसा नहीं है।
मारक का मतलब होता है मृत्यु के बराबर कष्ट देना, और अगर टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा ख़राब होगा तो मृत्यु भी देना। इसी तरह से तीसरा भाव क्योंकि आयु का भाव है तो उसका व्यय भाव हो गया दूसरा भाव, तो ये भी मारक भाव की श्रेणी में आता है दोस्तों। तो ये दोनों ही भाव मारक भाव की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पे एक और नई चीज़ मैं ऐड करके आपको बता रहा हूँ। एक और मारक भाव होता है जिसको हम फलित में काउंट नहीं करते हैं, लेकिन ये सबसे अहम भाव है जब किसी की मृत्यु के बारे में आप बात करते हैं या उसकी आयु की गणना की आप बात करते हैं, वो है 12वां भाव दोस्तों। जी हाँ, 12वां भाव क्यों? क्योंकि लगन जो है उस जातक को रिप्रेजेंट करता है जिसकी आप कुंडली देख रहे हैं, जिसका कुंडली का आप अध्ययन कर रहे हैं। तो लगन का जो व्यय भाव होगा ये भी मारक जो है बन जाता है अपनी दशा अंतर्दशा में, ये भी मारक जैसा ही प्रभाव देता है दोस्तों। तो ये 3 भाव आपको ज़रूर देखने हैं जब भी आप किसी की कुंडली एनालाइज करते हैं। यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव होगा तो बहुत ध्यान से फिर आपको उपाय करने हैं, और आने वाला समय कैसे है उसकी कैलकुलेशन करके आपको सामने वालों को ये बताना है कि इस पर्टिकुलर पीरियड में समय ख़राब है, थोड़ा सा आप अलर्ट रहिए, या ये प्रिकॉशन लीजिए, या ये रेमेडी कीजिए। तो ये यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। 7वां भाव दूसरा भाव और 12वां भाव जो है वो मारक भाव होते हैं। अब यहाँ पे एक प्रश्न जो है बहुत से लोगों के मन में आया है और मेरे को उससे रिलेटेड क्वेरीज भी आई हैं, किस भाव को प्रबल मारक भाव माना जाए? क्या दूसरा भाव प्रबल मारक है, या 7वां भाव प्रबल मारक है, या 12वां भाव प्रबल मारक है? तो यहाँ देखिए पहला रूल क्या है, पराशरी नियम आपको यहाँ कुछ याद करने पड़ेंगे। दूसरा भाव और 12वें भाव को सम भाव कहा गया है, तटस्थ, न्यूट्रल। ये अपना प्रभाव नहीं देते हैं, परंतु ये मारक भाव हैं, इसलिए इनका मारक भाव का जो गुण रहता है वो ख़त्म नहीं होता है। परंतु 7वें भाव को किसी भी तरह से समता प्रदान नहीं है, किसी तरह से यह तटस्थ नहीं होता है, और मारक भाव भी है, अष्टम का व्यय भाव भी है। क्योंकि अष्टम भाव जैसे मैंने आपको पहले बताया था ये प्रथम श्रेणी का आयु भाव है, मेन फोकस आपको यहीं पे करना रहता है। तो 7वां भाव जो है सबसे ज़्यादा प्रबल मारक भाव माना जाता है दोस्तों। इसको आप इस तरह से नोट कर सकते हैं, 7वां भाव प्रथम श्रेणी का मारक, द्वितीय भाव द्वितीय श्रेणी का मारक, और 12वां भाव द्वादशेष भाव जो होता है वो तीसरी श्रेणी का मारक भाव माना जाएगा दोस्तों। तो इसको इस तरह से आपको क्लासिफिकेशन करनी है, इसमें किसी भी तरह की दो राय आपको नहीं रखनी है। 7वां भाव ही प्रबल मारक होता है दोस्तों। हमेशा जब भी आप कुंडलियाँ देखेंगे तो 7वां भाव आपको कष्ट देता हुआ मिलेगा, या उसके लॉर्ड अगर बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में होते हैं तो कष्ट देते हुए मिलते हैं दोस्तों। अब यहाँ पे कुछ और एक नियम है जो आप याद कर लीजिए। बृहस्पति देव और शुक्र देव बहुत प्रबल मारक होते हैं दोस्तों। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है किसी की, मेष लगन में शुक्र देव बहुत ज़्यादा मारक माने जाते हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि दूसरा भाव जो उनका तटस्थ भाव है, न्यूट्रल है, लेकिन मारक के गुण वो छोड़ेंगे नहीं। परंतु 7वां भाव जहाँ पे 7 नंबर राशि आती है वो पराशरी नियम के अनुसार 7वां भाव में शुभ ग्रह की राशि, तो वो अति अशुभ हो जाएगा, अपनी शुभता खो देगा। और अशुभ तो पहले ही वो हो गया और मारक भी बन गया है, तो द्वितीय 2 तरह से उसमें दोष लग जाता है। इसीलिए मेष लगन वालों के लिए शुक्र देव आपको बहुत ध्यान से कुंडली में एनालाइज करने हैं। वहाँ पे अगर आपने कोई मिस्टेक कर दी तो प्रेडिक्शंस जो हैं, फलित जो हैं, पूर्ण रूप से गलत हो जाएगा दोस्तों। लेकिन तुला लगन की अगर आप बात करेंगे
तुला लगन में आप ध्यान से देखेंगे दूसरे भाव में मंगल देव आते हैं जो कि एक तटस्थ ग्रह हैं, तटस्थ हो जाते हैं और सप्तम भाव में उनकी मूल त्रिकोण राशि आती है दोस्तों। तो यहाँ मंगल देव इतने ज़्यादा मारक नहीं बनते हैं क्योंकि जो पराशरी नियम है, केंद्र में किसी मेलेफिक ग्रह की राशि आती है तो वो शुभ रिजल्ट देता है। तो जब आप दोनों का मिलान करेंगे, तुला लगन का या मेष लगन का, तो आप देखेंगे शुक्र देव जो हैं ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट देते हैं। और वो ज़्यादा ख़राब रिज़ल्ट कहाँ देंगे? अगर वो दूसरे भाव में ही बैठ जाएं या सप्तम भाव में ही बैठ जाएं, तो आप मान के चलिए ये शुक्र देव अति मारक प्लैनेट बन चुके हैं। और अगर इनकी महादशा आ जाती है तो आपको मृत्यु तुल्य कष्ट होना स्वाभाविक है, बिल्कुल 100% उसमें मृत्यु तुल्य कष्ट होता है। और साथ में अगर कोई दूसरी अंतर्दशा आ जाती है जो दूसरा मारक प्लैनेट बन जाता है कुंडली में, तो फिर बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं ये दोनों मारक मिलकर आपके मृत्यु का कारण बन सकते हैं दोस्तों। तो इस तरह से आपको मारक भाव की जो डेफिनेशन है ये एनालाइज करनी है। इन तीनों भावों पे फोकस जो है वो बहुत ज़रूरी है, इस पे आपको फोकस रखना चाहिए। अब एक कुंडली के माध्यम से थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट्स बताए थे वो पूर्ण रूप से कॉन्सेप्ट जो हैं अप्लाई होते हैं अगर आप ध्यान से चार्ट देखेंगे किसी का। तो ये जो चार्ट आप स्क्रीन पे देख रहे हैं ये मेष लगन का चार्ट है और इनकी जन्म तारीख है 23 जुलाई 1980 और टाइम ऑफ इनका बर्थ है 11:55 रात का। जन्म का स्थान है वो दिल्ली है और लगभग 2017 दिसंबर को 4 दिसंबर को इनकी अकस्मात मृत्यु हो गई। ज़्यादा आयु के नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए पूरा कुंडली को डिटेल्स में अब एनालाइज नहीं करेंगे, लेकिन जो मेन कॉन्सेप्ट है मारक के ऊपर जो मैंने आपको बताया था यहाँ पूर्ण रूप से आपको दिखेगा। मेष लगन के लिए जैसे मैंने आपको अभी पहले ही बताया, शुक्र देव एक अति मारक ग्रह है दोस्तों। और ये और ज़्यादा मारक कब हो जाते हैं? जब ये या तो द्वितीय भाव में बैठ जाएं या सप्तम भाव में बैठ जाएं। तो यहाँ देखिए शुक्र देव द्वितीय भाव में बैठे हैं मार्केश बनकर, और यहाँ पे शुक्रदेव अति मार्केश हैं दोस्तों। उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। शुक्रदेव की ही इनकी महादशा चल रही थी उस समय जब इनकी मृत्यु हुई, और साथ में शनि देव की अंतर्दशा। तो यहाँ दूसरा मारक जो यहाँ पे रोल प्ले करेंगे वो शनि देव हैं, क्योंकि द्वादशेश हैं और एकागतेश भी हैं, त्रिष्ठाय भाव के स्वामी भी हैं और लगन के व्यय भाव के स्वामी भी हैं शनिदेव। तो दो मार्केशों की जब दशा चल जाती है तो बहुत ज़्यादा कष्ट व्यक्ति को भोगना पड़ता है। खासकर शुक्रदेव जब मार्केश बन जाते हैं ऐसे केसेस में तो बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो व्यक्ति को किसी तरह से माफ़ी प्रदान करते हैं दोस्तों। तो बाकी और चीज़ें इसमें कुंडली में बहुत हैं। एक यहाँ पे बेसिक नियम ये भी है कि चंद्रदेव अष्टम भाव में भी इस चीज़ को इंडिकेट करते हैं कि अल्प आयु का योग कुंडली में देखा जाता है। और 3 ग्रह सबसे ज़्यादा कुंडली में इम्पॉर्टेंट होते हैं, लगन लगनेश, सूर्यदेव, चंद्रदेव और अष्टमेश। अगर ये कुंडली में कमज़ोर होंगे, बहुत ज़्यादा पाप प्रभाव में होंगे, तो फिर किसी तरह से बचाव का रास्ता नहीं निकल पाता है दोस्तों। तो शुक्रदेव पूरी तरह से इस कुंडली को रूल कर गए जब उनकी महादशा आरंभ हुई और उन्होंने अपना मारक प्रभाव दिखाया। इस पे आप गोचर भी अप्लाई कर सकते हैं। शनिदेव उस समय गोचर में 9 नंबर राशि में चल रहे थे और दोनों ही जो आयु के भाव थे उन पर दृष्टि डाल रहे थे, तीसरे भाव पर भी और अष्टम भाव पर भी, और तीसरे भाव पर भी और अष्टमेश पर भी। अष्टमेश या मंगल बनकर आते हैं दोस्तों, जो कि स्वयं लगनेश भी हैं। तो मंगल देव छठे घर में होने की वजह से लगन जो है कमज़ोर हो जाता है। लगन पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, लगनेश पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, चंद्रदेव पर कोई शुभ प्रभाव नहीं है, और
सूर्य देव पर भी कोई शुभ प्रभाव नहीं है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं ऐसी कुंडलियाँ। जब इनका अध्ययन आप करें तो बहुत ध्यान से फलित करें दोस्तों। तो ये मारक के बारे में एक छोटी सी मेरी वीडियो है, और इसमें जैमिनी सूत्र आपको कैसे लगाने हैं वो नेक्स्ट वीडियोस में आपको मैं बताऊंगा कि आयु की गणना आप कैसे कर सकते हैं, आयु की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। तो ये एक छोटी सी वीडियो है मारक के ऊपर। आई थिंक जिनकी क्वेरीज मेरे को आई थी उन सबकी ये क्वेरी है क्लियर हो गई होगी। तो सप्तम भाव ही सबसे प्रबल मारक होता है दोस्तों। जब भी इसकी अंतर्दशा चले, या यहाँ पे कोई प्लैनेट बैठा हो उसकी महादशा चले, या किसी प्लैनेट के साथ सप्तमेश युति कर ले उसकी अगर दशा चल रही हो, तो बहुत ध्यान से फिर आपको फलित करना है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, और शनिदेव से मैं आग्रह करूँगा सबके घर में सुख और शांति बनाए रखें। जय शनिदेव।